यारो दो चार गेमिंग वीडियोस क्या बना ली आपने तो मेरा कमेंट सेक्शन ही भर दिया कि एससीपी की वीडियोस बनाओ, एससीपी की वीडियोस बनाओ। तो ये रही आ गई एससीपी की एक और नई वीडियो। एंड एक चीज़ तो मैं समझ चुका हूँ कि एक चैनल पर 100 एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो अब से मैं क्या करूँगा, अब से मैं जितने भी गेमिंग से रिलेटेड होगी मोस्टली मैं उनको रूप द नूब चैनल पर ही अपलोड करूँगा। एंड एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे इस चैनल पर है 2,58,000 सब्सक्राइबर्स, लेकिन रूप द नूब में बस 3,000 सब्सक्राइबर्स हैं। भाई वो गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, गेमिंग का चैनल है वो, उसको ऐसे ही जाने मत दो। कहीं मेरा दिमाग सटक गया तो मैं बंद कर दूंगा। तो विद इन दिस वीक 10,000 सब्सक्राइबर्स उसमें कर दीजिए, क्योंकि उसमें हम बहुत फन करने वाले हैं विद इन फ्यू डेज। एंड आज जो वीडियो है वो है एरिस्टोक्रास पर, जो कि बहुत डेंजरस एससीपी है। तो वीडियो को एंड तक मत देख। What the fuck? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब रूप द नूब। अक्टूबर 1998 ऑस्ट्रिया के वेना में लोगों की गुमशुदा होने की खबर आने लगी। बहुत इन्वेस्टिगेशंस करने पर भी लोग कहाँ गायब हो रहे हैं ये पता नहीं चला, और ये सब के दौरान और लोग गायब हो ही रहे थे। पुलिस और गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तभी पुलिस में काम कर रहे एससीपी फाउंडेशन के एजेंट ने फाउंडेशन को ये खबर कर दी कि लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। फाउंडेशन ने पता लगाने के लिए अपने तरफ से 2 एजेंट्स भेजे, क्रायल नोवक और डियाना फिस्चर। ये एजेंट्स रात को कैनल्स के पास नजर रखते थे, क्योंकि लोगों की सबसे ज्यादा गायब होने की शिकायत कैनल्स या ऐसे जगह से आ रही थी जहां से अंडरग्राउंड होना आसान हो। एजेंट्स के इन्वेस्टिगेशन से सामने निकलकर आया कि वो लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, या वो लोग जिनके गायब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो टनल या सीवेज साइट से कैसे गायब हो रहे हैं ये अभी तक समझ नहीं आ रहा था। थोड़े दिनों बाद 3 लाश मिलने की शिकायत की गई पुलिस में। पुलिस जब साइट पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि 3 गले हुए या आधे सड़े हुए लाश पड़े हुए हैं। पुलिस ने किसी को बिना बताए लाश को दफना दिया, ताकि लोगों में ये पैनिक ना फैले कि उनके बीच कोई सीरियल किलर घूम रहा है। फाउंडेशन एजेंट्स ने उन लाशों को ढूंढ लिया और उन्हें फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स में भेज दिया गया रिसर्च के लिए। डॉक्टर फेलिक्स गार्डनर ने बॉडीज की ऑटोप्सी की। ये एक ऐसी टेस्ट है जिससे किसी की मौत किस कारण से हुई ये पता लगाया जा सकता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अनुसार उन तीनों में से एक की मौत ज्यादा खून बहने के कारण हुई, एक को जिंदा ही खा लिया गया, और तीसरे वाले की मौत का वजह नहीं पता चला, क्योंकि उसकी बॉडी काफी बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। ये टेस्ट के बाद एक बात पक्की थी कि ये किसी नॉर्मल इंसान का तो काम हो ही नहीं सकता। तो शक गया कि किसी जानवर का तो काम नहीं है जो अंडरग्राउंड टनल्स में रह रहा हो। तो डॉक्टर फेलिक्स के अनुसार ये किसी जानवर का भी काम नहीं है, क्योंकि जिस बॉडी को जिंदा ही खा लिया गया था उस पर ह्यूमन टेस्ट जैसे बाइट मार्क्स थे। वो भी देखने में लग रहा था कि कम से कम 62 टीथ मार्क्स, और ऐसे मार्क्स बॉडी के हर तरफ थे, यानी कि ये कोई ह्यूमनॉइड क्रिएचर का काम है। फाउंडेशन द्वारा पता लगाने के लिए मोबाइल टास्क फोर्स सिग्मा 6 को भेजा गया, जिन्हें ट्रेन किया गया था इन सब सिचुएशंस के लिए। ये टीम को शहर के सबसे घातक टनल के आसपास भेजा गया, एक चेतावनी के साथ कि जो भी क्रिएचर होगा उस पर फायरिंग नहीं करनी है, बल्कि एक ट्रैकिंग डार्ट फायर करनी है, ताकि क्रिएचर को कंटेन किया जा सके आगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एजेंट्स टनल के पास पहरा लगाने चले गए, कुछ टनल के पास में तो कुछ ऐसी जगह पर जो टनल से थोड़ी ऊंचाई पर हो। पहले कुछ घंटे शांति से बीत गए, फिर पास से ही हल्का चिल्लाने की आवाज आई। टीम में से 3-4 लोग आवाज आने वाले जगह की ओर भागने लगे। उन्हें वहां पहुंचने में करीब 3-4 मिनट तक का टाइम लग गया, लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचे काफी देर हो चुकी थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके 2 टीममेट्स वहां मरे हुए पड़े हैं, और उन्हें वहां पर एक सिविलियन की आधी खाई हुई बॉडी भी मिली। हालांकि फाउंडेशन को अपने 2 एजेंट्स गंवाने पड़े, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उनमें से एक एजेंट्स ने ट्रैकिंग डार्ट एक क्रिएचर पर मार दिया। इतने दिनों में पहली बार फाउंडेशन के हाथ कुछ लीड लगा।
फाउंडेशन ने 4 टीम बनाई और जहां ट्रैकर का लास्ट लोकेशन था वहां पर इन टीम्स को भेजा गया। लेकिन इस बार इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि जान पर अगर बात आई तो फायरिंग करने में मत चूकना। जाने से पहले टीम ने लास्ट लोकेशन का पता लगाया और लोकेशन था हॉब्सबर्ग पैलेस के नीचे। ये पैलेस 18th सेंचुरी में बनाई गई थी हॉब्सबर्ग डायनेस्टी द्वारा और फिलहाल ये बिल्डिंग प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के तौर पर यूज की जाती है। जो टनल से हॉब्सबर्ग जाने का रास्ता था वो काफी भूल भुलैया जैसा था क्योंकि वहाँ सीवेज सिस्टम भी बाबा आदम के जमाने की थी, यानी कि एक गलती और तुम्हारी जान गई। 3 टीम्स को टनल से भेजा गया और एक टीम को रोडवेज से। बहुत देर तक टीम्स के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो एक सीवेज से गुजर रहे थे तो उन्हें इंसानों की हड्डियां दिखाई दी और थोड़े आगे चलने पर उन्हें एक ऐसा दीवार दिखाई दिया जो कि मानो बिना सीमेंट के बस चिपकाई गई है। एजेंट्स ने दीवार तोड़ा और वो अंदर चले गए। अंदर जाने पे उन्होंने पाया कि वहाँ बहुत ही भव्य महल है, जैसे कि राजा महाराजाओं का होता है। एजेंट्स समझ गए थे कि वो एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ का पता अभी तक किसी को नहीं है। एजेंट्स को उम्मीद था कि उन्हें कुछ जंग लगा हुआ या टूटा पुराना खंडर कुछ मिलेगा, लेकिन जहां वो पहुंचे वहां बहुत ही आलीशान महल जैसा था। मार्बल फ्लोरिंग, चमचमाती दीवारें, मानो डेली यहाँ साफ सफाई होती हो। पर फिर भी ध्यान से देखो तो फ्लोर पर खून के निशान हैं। एजेंट्स आगे बढ़ते रहे और उन्होंने पाया एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा जिसे खोलने की एजेंट्स ने बहुत कोशिश की, बट वो उसे खोल ही नहीं पाए। एजेंट्स ने आइडिया लगाया कि उन्हें बाहर से गैस कटर मंगाना पड़ेगा और उन्होंने अपने ऊपर वाले साथियों से मदद मांगी। सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए पैलेस के ऊपर के बिल्डिंग को इमरजेंसी खाली कराया गया और दरवाजे को काटा गया। दरवाजा काटते काटते काफी वक्त बीत चुका था और लगभग रात हो चुकी थी। आखिरकार दरवाजे को काट लिया गया और टीम्स के सारे मेंबर ने देखा कि दरवाजे के नीचे एक लंबी सीढ़ी जा रही है और नीचे बहुत अंधेरा है। एजेंट्स हिम्मत करके आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो नीचे जा रहे थे उनके ऊपर वाले टीम से कनेक्शन वीक होता जा रहा था। जब टीम नीचे पहुंची तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर पेंटिंग्स, पुतले और बहुत सी चीजें हैं और एक बोर्ड टाइप लगा हुआ है जहाँ पर लिखा गया था कि सिर्फ प्योर खूनी वाले ही रहेंगे। वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने एक लेबोरेटरी पाया जहाँ पर ह्यूमन लाश पड़े हुए थे, बहुत सारे जो कि सड़ रहे थे। जब एजेंट्स ये सब चेक कर ही रहे थे तब उन्होंने एक घंटी की बजने की आवाज सुनी और फिर बिगुल की जो किसी राजा के आने पर बजती है और बिगुल लगभग 3 मिनट तक बजा। आवाज सुनते ही सारे एजेंट्स यहाँ वहाँ चुप गए और फिर पहली बार नजर आए SCP-3288 जो कि इंसानों जैसे दिख तो रहे थे लेकिन उनके हाथ पैर अजीब से थे। किसी किसी के हाथ जमीन तक पहुँच रहे थे और किसी किसी के तो लगभग 10-10 उंगलियां भी थे। जी हाँ, मैं किसी किसी के इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये SCP कोई एक क्रिएचर नहीं था बल्कि पूरी की पूरी टोली थी जिनमें से एक इनका लीडर नजर आ रहा था। राजाधिराजा श्रीमन्महिषूर रत्न सिंहासनाधीश्वर सुगुण गंभीर कलियुग भीम बिरुदंतेंबर गंड श्री रणधीर कंठीरव नरस राज वडयर। उन्हें इंसानों को खाते हुए देख एजेंट्स दंग रह गए और इसी सब के बीच में एक एजेंट पकड़ा गया और एक क्रिएचर एजेंट को जिंदा निगल गया क्योंकि एजेंट पूरी तरह से मरा नहीं था। इसीलिए एजेंट ने क्रिएचर के पेट में ग्रेनेड का पिन ओपन कर दिया और क्रिएचर को उड़ा दिया। इससे बेसमेंट में अफरा तफरी मच गई लेकिन सारे क्रिएचर्स को सेफली कंटेन कर लिया गया और साथ में उनका बॉस भी जो कि एक जायंट क्रिएचर था। क्रिएचर्स को कंटेन करने के लिए साइट 282 पर ले जाया गया।
कंटेनमेंट साइट पर यह भी पता चला कि ये एससीपी बात भी कर सकते हैं और एक इंटरव्यू में उनके बॉस ने बताया कि उसका नाम है मैक्सिमिलियन द ग्रेट। मैक्सिमिलियन की आंख अंडरग्राउंड में रह रहकर काफी खराब हो चुकी है और इसीलिए एजेंट्स उसकी आंखों पर तेज रोशनी मार मार कर उसे इस इल्यूजन में रखते हैं कि वो अभी भी अंडरग्राउंड में ही है और उसके आसपास सारे प्योर ब्लड के लोग हैं। उसके एक बयान के अनुसार, अरे महाराज, डायरेक्ट सीधे सीधे बात कीजिए, यहाँ वहाँ की बात मत कीजिए। सुनना है मुझे आपके बारे में। अरे ये तो हमारा आदमी है। सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड वाले लोगों को ही धरती पर रहने का अधिकार है। बाकी सारे लोग हमारे लिए चारी की तरह है। नो 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 नो, wait. फाउंडेशन ने एक जर्नल पाया जहां पर लिखा हुआ था कि उनके पूर्वज थे लियोपोल्ड I। ये एक बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन इनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि सारे बच्चे किसी न किसी बीमारी के साथ पैदा हो रहे थे। इसीलिए लियोपोल्ड ने किसी एक औरत से मदद लिया जो एक्सपेरिमेंट्स करने में एक्सपर्ट थी और लियोपोल्ड और उस लेडी ने एक्सपेरिमेंट कर करके जन्म दिया SCP-3288 को। वो लेडी ये सब देखकर खुद भी डर गई और इसीलिए अपने फीस के तौर पर उसने मांगा कि लियोपोल्ड और उसका ये चाइल्ड एक निश्चित इलाके में रहेंगे और अपनी सारी जमीन जायदाद गरीबों में बांट देंगे। लेकिन लियोपोल्ड को ये बात पसंद नहीं आई और इसीलिए उसने इस लेडी को जला दिया। दिन पे दिन बीतते गए और ये क्रिएचर्स म्यूटेट होके मल्टीप्लाई होते गए। हैरानी की बात ये थी कि इन्हें खाना यानी कि जिंदा आदमी पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड के ऊपर रह रहे लोग इनकी मदद कर रहे थे। जर्नल के हिसाब से और ऐसे अंडरग्राउंड पैलेस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं और आधे से ज्यादा पैलेस को फाउंडेशन ने खत्म कर दिया। लेकिन बुक बहुत पुरानी हो चुकी थी तो कुछ पेजेस सड़ गए थे और इसीलिए अभी तक कुछ ऐसे अंडरग्राउंड पैलेस अभी भी मौजूद है जिनके लोकेशन के बारे में फाउंडेशन को अभी तक नहीं पता। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी अनजान जगह में जाने से पहले 10 बार सोचना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब स्कैरी रूपक। एंड मैं आपको एक SCP वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि है SCP-6879, जो कि एक कटी हुई मुंह वाली औरत है जो इतनी ज्यादा डरावनी है और उसकी बैक स्टोरी भी काफी सैड है। तो ये वीडियो जरूर से देखना।